नमस्कार। आज हमारे पास जानकारी का एक दिलचस्प पिटारा है। पर्यावरण से जुड़ी अच्छी खबरों से लेकर नई टेक्नोलॉजी, शहरों की कुछ चिंताएं और दुनिया में भारत की भूमिका तक। मिशन वही है, इन सब में से काम की बातें निकालना और समझना कि आखिर चल क्या रहा है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए पर्यावरण से शुरुआत करते हैं। कुछ ताज़ा हवा वाली खबरें। बिल्कुल। और ये खबरें दिखाती हैं कि संरक्षण के मोर्चे पर कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार चलते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा कि बिहार में 2 जगहों को रामसर साइट का दर्जा मिला है। बक्सर में गोखुर जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील। जी हाँ, बिल्कुल ये गोखुर झीलें बताई जा रही हैं। सही कहा। गोखुर झील यानी नदी के मुड़ने से बनी झील, जैसे गाय का खुर होता है ना। हाँ। अच्छा। और रामसर साइट बनना मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना। ये संधि रामसर कन्वेंशन 1971 वाली दुनिया भर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों मतलब वेटलैंड्स को बचाने के लिए है। ऐसी जगह जो बहुत सारे पानी वाले पक्षियों का घर हो या खास तरह की जैव विविधता रखती हो, उन्हें ये दर्जा मिलता है। अच्छा। इन 2 नई साइट्स के साथ भारत में अब कुल 93 रामसर साइट्स हो गई हैं। 93। ओके। जी। बिहार के लिए भी ये अच्छा है। वहां अब कुल 5 ऐसी साइट्स हो गई। ये प्रवासी पक्षियों, खासकर पोचार्ड बत्तखों के लिए बहुत जरूरी हैं। और एक और बड़ी उपलब्धि है भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के। जी हाँ, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में। हाँ, WNBR में शामिल किया गया है। हाँ। ये भारत का पहला ऐसा ठंडा रेगिस्तानी इलाका है जिसे ये सम्मान मिला है। जी हाँ, ये हिमालय का बहुत ऊंचाई वाला इलाका है। लद्दाख से लेकर हिमाचल के किन्नौर तक फैला हुआ है। काफी बड़ा एरिया है मतलब। हाँ, इसमें पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल झील जैसे कई संरक्षित क्षेत्र आते हैं। यहाँ मौसम बहुत, कह सकते हैं, खकनीक्त होता है क्योंकि ये हिमालय के रेन शैडो यानी वृष्टि छाया इलाके में है। वृष्टि छाया मतलब बारिश कम। हाँ, मतलब यहाँ बारिश बहुत कम होती है हम्म। और ऊंचाई बहुत ज्यादा। और सांस्कृतिक रूप से भी ये खास है शायद। बिल्कुल, बौद्ध संस्कृति का गढ़ है ये। गोम्पा यानी मठ, चोरटेन यानी स्तूप और मणि दीवारें आम हैं। अच्छा। लद्दाख की बौद्ध मंत्रोच्चारण परंपरा तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट में भी है। और यहाँ हिम तेंदुए, आईबैक्स, भरल यानी ब्लू शीप जैसे दुर्लभ जानवर मिलते हैं। अरे वाह। WNBR में शामिल होने का मतलब है कि अब इस क्षेत्र में इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर विकास करने पर और जोर दिया जाएगा। दुनिया भर में ऐसी 785 साइट्स हैं और भारत की अब 13 साइट्स इस नेटवर्क में हैं। अच्छा, 13 साइट्स, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण की ये खबरें तो उम्मीद जगाती हैं। हाँ। अब जरा टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ते हैं। हाँ। भारत ने अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया है जी। जो 5G रेडी भी है। जी। ये BSNL, तेजस और TCS ने मिलकर बनाया है। ये सुनने में तो बड़ा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? सिर्फ एक और नेटवर्क या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ एक और नेटवर्क नहीं है। इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छा, किस तरह से? सोचिए, अपना टेलीकॉम नेटवर्क होने का मतलब है विदेशी कंपनियों और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम होना। हाँ, ये तो है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अहम है। और क्योंकि ये क्लाउड नेटिव है, इसे अपग्रेड करना, फैलाना और भविष्य में 5G पर ले जाना आसान होगा। मतलब दूर दराज के इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचेगी? हाँ, बिल्कुल। आदिवासी क्षेत्रों, गांव और पहाड़ी इलाकों में अच्छी डिजिटल सेवाएं देना संभव होगा। और क्योंकि ये भारत में ही बना और लगाया जा रहा है, इससे नौकरियां बढ़ेंगी और हमारी सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। सही है। इस क्षमता के साथ भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों में आ गया है जिनके पास अपनी 4G टेक्नोलॉजी है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वैसे 5G तो 2022 में आ ही गया था और ज्यादातर जिलों तक पहुंच भी गया है। अब नजरें 6G पर हैं, जो 2030 तक आ सकता है। और उसके लिए भी भारत 6G विजन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। स्पेस में भी कुछ नया हुआ है। एस्ट्रोसैट, हमारी पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी। जी, एस्ट्रोसैट। उसने 10 साल पूरे कर लिए। और निसार सैटेलाइट, जो नासा और आइसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है, उसने पहली तस्वीरें भेजी हैं। हाँ, एस्ट्रोसैट की खास बात है कि ये एक ही सैटेलाइट से ब्रह्मांड को कई तरह की रोशनी में देख सकता है। एक्सरे, ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट एक साथ। हाँ, एक साथ। मतलब ये न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, नए तारों के जन्म जैसी चीजों का एक साथ कई एंगल से अध्ययन कर सकता है। पिछले 10 सालों में इसने काफी महत्वपूर्ण डेटा दिया है। और निसार,
उसकी तस्वीरें क्यों खास हैं? निसार इसलिए खास है क्योंकि ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जो 2 तरह की रेडार फ्रीक्वेंसी L बैंड और S बैंड एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। ओके, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी। और ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर डेटा भेजेगा। सोचिए, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, खेती की निगरानी, ग्लेशियरों का पिघलना, इन सब पर नजर रखने के लिए कितना जरूरी साबित होगा। बिल्कुल। इसे GSLV रॉकेट से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाला गया है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट जब भी पृथ्वी के किसी हिस्से के ऊपर से गुजरता है तो वहां दिन का लगभग एक ही समय होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए दिल्ली के ऊपर से हमेशा सुबह 10 बजे गुजरेगा। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे लगातार ली गई तस्वीरों की तुलना करना आसान हो जाता है क्योंकि रोशनी की स्थिति लगभग एक जैसी रहती है। समझ गया। और GSLV ने पहली बार किसी सैटेलाइट को ऐसी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाया है, ये भी एक उपलब्धि है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी 2 और छोटी मगर काम की खबरें हैं। एक तो ये कि अक्टूबर 2026 से सभी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs में आवाज करने वाला सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा, AVAS। हाँ, AVS, अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि EVs चलते हुए लगभग कोई आवाज नहीं करती, है ना? हाँ, बिल्कुल शांत होती हैं। तो इससे सड़क पर चलने वालों, खासकर नेत्रहीन लोगों को खतरा हो सकता है। ये सिस्टम गाड़ी की स्पीड के हिसाब से हल्की आवाज करेगा ताकि पता चल जाए कि गाड़ी आ रही है। अच्छा, ये तो जरूरी है। और दिल्ली में मौसम विभाग IMD में सोडार सिस्टम लगा है। जी, ये सोडार क्या भला है? सोडार यानी साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये सिस्टम ध्वनि तरंगे मतलब साउंड वेव्स ऊपर भेजकर और उनके वापस आने के तरीके का विश्लेषण करके हवा की गति, दिशा और तापमान की पड़ते पता लगाता है। अच्छा, तो इससे मौसम का अनुमान बेहतर होगा? हाँ, इससे मौसम विभाग को कोहरा कब छाएगा या टेम्परेचर इन्वर्जन, जब ऊंचाई पर हवा नीचे से गर्म हो जाती है जिससे प्रदूषण फंस जाता है, ये सब समझने में मदद मिलेगी। इसे CSIR एम्प्री भोपाल ने बनाया है। चलिए अब शहरों से जुड़ी कुछ चुनौतियों पर बात करते हैं। CPCB की रिपोर्ट आई है कि देश में जमीनी स्तर के ओजोन प्रदूषण से दिल्ली NCR सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उसके बाद मुंबई का नंबर आता है। ये ओजोन तो हमें सूरज की किरणों से बचाता है, फिर ये प्रदूषण कैसे? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ओजोन O3 2 तरह का है, एक अच्छा, एक बुरा। अच्छा। हाँ, जो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत ऊपर है वो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, वो अच्छा ओजोन है। ठीक है। लेकिन जो जमीन के पास यानी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में बनता है वो एक खतरनाक वायु प्रदूषक है, वो बुरा ओजोन है। ओके। भारत में इसका सुरक्षित स्तर 8 घंटे के औसत में 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर माना गया है। और ये बनता कैसे है जमीन पर? ये सीधे गाड़ियों या फैक्ट्रियों से नहीं निकलता, इसलिए इसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। सेकेंडरी, अच्छा। ये तब बनता है जब गाड़ियों, पावर प्लांट और इंडस्ट्री से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs हवा में धूप के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं। अच्छा, धूप में ज्यादा बनता है? जी बिल्कुल, गर्मी और धूप में ये ज्यादा बनता है। मतलब सेहत के लिए खतरनाक है ये? बहुत ज्यादा। ये सांस की तकलीफें बढ़ा सकता है, अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये स्मॉग का एक मुख्य कारण है। ओह। और ये एक ग्रीनहाउस गैस भी है, मतलब जलवायु परिवर्तन में भी इसका हाथ है। यहाँ तक कि ये फसलों और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो दिल्ली NCR और मुंबई जैसे शहरों के लिए ये वाकई एक बड़ी चिंता है। शहरों से जुड़ी एक और दुखद हकीकत है, भगदड़। हाल ही में तमिलनाडु के करूर में एक रैली में ऐसा हुआ। हाँ, बहुत दुखद। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 30 सालों में भारत में करीब 4000 भगदड़ की घटनाएं हुई हैं और 2000 से 2022 के बीच 3000 से ज्यादा जाने गई हैं, ज्यादातर धार्मिक आयोजनों में। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक है जिसे सहयोग का टूटना कहते हैं। मतलब डर या घबराहट में लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, पैनिक में। बिल्कुल, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। दूसरा है क्रेज, जब भीड़ किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागती है, ये सोचकर कि उसे पाना बहुत जरूरी है, भले वो खतरनाक हो। और व्यवस्था की भी कमियां होती होंगी? बिल्कुल, जैसे निकलने के रास्ते बंद या बहुत संकरे होना, रोशनी की कमी या फिर अफवाहें फैल जाना। जैसे आपने तिरुपति का बताया था शायद। हाँ, तिरुपति में एक बार अफवाह फैली कि टिकट काउंटर खुल गए हैं
और भगदड़ मच गई। भीड़ को सही तरीके से मैनेज न करना मतलब एंट्री एग्जिट ठीक से प्लान न करना भी बड़ा कारण बनता है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं? जी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने गाइडलाइंस बनाई हैं। इनमें जगह की क्षमता का ध्यान रखना, पहले से खतरे का अंदाजा लगाना और इमरजेंसी प्लान तैयार रखना शामिल है। पर असल मुद्दा उनके अमल का है। सही कहा। ये तो हुई देश के अंदर की चुनौतियां। अब जरा वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका देखते हैं। UN महासभा के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की एक बैठक की मेजबानी की। जी, ये ग्लोबल साउथ आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, ये है क्या आखिर? देखिए, ग्लोबल साउथ कोई भौगोलिक टर्म नहीं है, मतलब सिर्फ दक्षिण के देश नहीं, बल्कि ये उन विकासशील और कम विकसित देशों के समूह के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशियानिया। अच्छा। इन देशों का इतिहास एक जैसा रहा है। ज़्यादातर ने उपनिवेशवाद झेला है, आर्थिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, लेकिन अब ये देश दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। किस तरह से? क्या मांग रहे हैं? वे UN सुरक्षा परिषद, वर्ल्ड बैंक, WTO जैसे ग्लोबल संस्थानों में सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि व्यवस्था ज्यादा न्यायपूर्ण हो। आर्थिक रूप से भी ये तेजी से बढ़ रहे हैं। इनके पास बड़ा बाजार है, युवा आबादी है। ब्रिक्स या अफ्रीकन यूनियन जैसे अपने मंच बनाकर ये दुनिया को मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय बनाने में मदद कर रहे हैं। और आपस में भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ, दक्षिण सहयोग के जरिए गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। सतत विकास पर जोर है। और भारत इनके साथ कैसे जुड़ रहा है? भारत कई तरीकों से इनके साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है। व्यापार और निवेश बढ़ा रहा है, खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, ट्रेनिंग देने में मदद कर रहा है, कर्ज भी देता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI जैसे मंच बनाकर इनका नेतृत्व कर रहा है। और डिप्लोमेसी? हाँ, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता मतलब किसी गुट में बंधे बिना सबसे संबंध रखने की नीति के चलते पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच एक पुल का काम भी कर रहा है। अच्छा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA 1980 भी खबरों में था जब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया। जी, वो लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। ये कानून क्या है और क्यों विवादास्पद रहता है? NSA एक निवारक निरोध कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब? इसका मतलब है कि सरकार किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए शक के आधार पर हिरासत में ले सकती है, बिना किसी चार्ज या ट्रायल के। बिना ट्रायल के? हाँ, ये तब इस्तेमाल होता है जब सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा, विदेशी संबंध, कानून व्यवस्था या जरूरी सामानों की सप्लाई के लिए खतरा बन सकता है। DM या पुलिस कमिश्नर आदेश जारी कर सकते हैं। कितने दिन रख सकते हैं? हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 5 से 15 दिन में हिरासत का कारण बताना होता है, लेकिन क्योंकि इसमें बिना ट्रायल के हिरासत होती है, इसके दुरुपयोग की आशंकाओं को लेकर ये अक्सर चर्चा और विवाद में रहता है। समझ गया। सरकारी योजनाओं की भी बात कर लेते हैं जल्दी से। एक है PM E-ड्राइव योजना, जिसके तहत EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के नियम आए हैं। जी, PM E-ड्राइव का मकसद साफ है, देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और उनके लिए चार्जिंग का जाल बिछाना। इसमें EV खरीदने पर सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाने के लिए ग्रांट देने की बात है। और दूसरी है स्वच्छ शहर जोड़ी पहल। हाँ, स्वच्छ शहर जोड़ी SSJ। ये एक तरह का मेंटोरशिप प्रोग्राम है। जो शहर सफाई में अच्छा कर रहे हैं वो मेंटोर बनेंगे। अच्छा। और वो उन शहरों की मदद करेंगे जो अभी सीख रहे हैं, मतलब मेंटी, ताकि अच्छी प्रैक्टिसेस पूरे देश में फैल सकें। ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी का हिस्सा है। बढ़िया पहल है। और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक खबर RBI की है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA की लिमिट तय हुई है। ये WMA क्या चीज है? WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है जो RBI सरकार को देता है, केंद्र और राज्य दोनों को। लोन क्यों? जब सरकार की आमदनी और खर्च में अस्थायी तौर पर तालमेल नहीं बैठता, मतलब कैश फ्लो मैनेज करने के लिए। ये सरकार का घाटा पूरा करने के लिए नहीं है। अच्छा, टेम्परेरी मिसमैच के लिए। बिल्कुल। इस पर ब्याज रेपो रेट के बराबर लगता है और अगर लिमिट से ज्यादा उधार लिया, जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, तो ब्याज थोड़ा ज्यादा लगता है। ये लोन 3 महीने के अंदर चुकाना होता है। चलिए आखिर में एक ऐतिहासिक हस्ती को याद करते हैं। प्रधानमंत्री ने रानी रासमणी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
कौन थी रानी रासमणी? रानी रासमणी 19वीं सदी के बंगाल की एक बहुत ही असाधारण महिला थी, 1793 से 1861 तक। वो जमींदार थीं, लेकिन उससे बढ़कर एक परोपकारी और दूरदर्शी शख्सियत थीं। क्या खास काम किया उन्होंने? उन्होंने कलकत्ता के पास प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनवाया। ओहो, दक्षिणेश्वर। जी, और वहीं पर संत रामकृष्ण परमहंस को पुजारी नियुक्त किया और उनका संरक्षण भी किया। अच्छा। सामाजिक रूप से भी वो बहुत आगे थीं। उन्होंने उस जमाने में बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों का साथ दिया। कमाल है। उनकी कहानी हिम्मत, करुणा और सामाजिक न्याय की मिसाल है। बिल्कुल। तो आज हमने कई अलग अलग मोर्चों की बात की। पर्यावरण में जीत, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर कदम, शहरों की चुनौतियां जैसे प्रदूषण और भगदड़, दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका, कुछ नई सरकारी नीतियां और रानी रासमणी जैसी प्रेरणादायक हस्ती। जी, इन सब अलग अलग धागों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक बड़ा टेकअवे क्या है? देखिए, तस्वीर ये उभरती है कि भारत एक साथ कई दिशाओं में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ स्वदेशी तकनीक जैसे 4G और आत्मनिर्भरता पर जोर है। दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर विकास की बात है, वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाना है। और अंदरूनी चुनौतियां? हाँ, साथ ही देश के अंदर की चुनौतियां, चाहे वो शहरों में प्रदूषण और सुरक्षा का मुद्दा हो या सामाजिक सुधार की जरूरत, उन पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। ये एक तरह का संतुलन साधने का जटिल प्रयास है, कह सकते हैं। सही है, एक बैलेंसिंग एक्ट। बिल्कुल। देश आत्मनिर्भर भी बनना चाहता है और दुनिया में अपना प्रभाव भी बढ़ाना चाहता है, और साथ ही अपनी आंतरिक समस्याओं से भी निपटना है। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में देश की दिशा तय करने के लिए ये सारे प्रयास, तकनीकी, वैश्विक, सामाजिक, पर्यावरणीय, एक दूसरे के साथ कितने तालमेल से काम कर पाएंगे। हाँ, ये इंटीग्रेशन कितना सफल होगा? जी, यही देखना दिलचस्प होगा।